नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं गाजियाबाद की बड़ी खबर की। उमेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने आपको बता दें कि गिरफ्तारी की है। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है। लोनी गार्ड में फरार चल रहा था। सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का आरोप है। बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई का मामला है। घटना के बाद फेसबुक पर लाइव किया था। अब तक इस पूरे मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो घटना के बाद फेसबुक लाइव किया था। सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का इस पर आरोप है। बातचीत नहीं हो पाई है। अभी थोड़ी देर पहले ही अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद अक्यूज्ड को गाजियाबाद लाया जा रहा है और यहाँ पर विस्तार से सभी बिंदुओं पर, सभी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। और क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास से ये गिरफ्तारी की है। अभी हमारे पास पूछताछ का डिटेल्स नहीं है, क्योंकि पूछताछ शेष भी है और यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि क्या निकल के आया है। एक चीज़ और जानना चाह रहा था, गलत ताबीज़ बनाने को लेकर पूरा मामला हुआ था, विवाद हुआ था, लेकिन इसे सांप्रदायिक रूप देने की पुरजोर कोशिश की गई थी। उसमें जो कि मेन था उमेद पहलवान था। तो ऐसे में इसमें कुछ और साजिश की बू भी आ रही, तो वो पूछताछ का एक आपका पॉइंट रहेगा? बिल्कुल, हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसा जो सीक्वेंस है वो क्या रहा, क्यों, किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। और हमने शुरू से बताया कि हमें अच्छे क्रेडिबल साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चले कि जिस पक्ष ने मारपीट करी है वो जो विक्टिम पक्ष है उससे पहले से परिचित था। जबकि शुरू से ये भ्रम उत्पन्न किया गया कि ये अज्ञात लोगों के द्वारा घटना की गई है, जबकि महीनों से एक दूसरे को जानते हैं और हमें इसके अच्छे इंडिपेंडेंट साक्ष्य मिले हैं। उस दिन की घटना भी तावीज़ को लेकर के हुई, ये बात हमने शुरू से बताई और वही अभी तक हमारी जांच में निकल कर के आया। कोई इसके अलावा कोई डिफरेंट फैक्ट नहीं निकला है। आज इस गिरफ्तारी से हमको और भी सूचनाएं मिल जाएंगी। अगर इसमें और भी कोई व्यक्ति शामिल होने का निकलना है तो हम फर्दर उस व्यक्ति के खिलाफ भी आगे भविष्य में कार्रवाई करेंगे। और सीधे चलते हैं गाजियाबाद, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अमित राणा। अमित, अब उमेद पहलवानी की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, क्या पीछे की कहानी है, अब पूछताछ के बाद सामने आएगा। लगातार 3 दिनों से उमेद पहलवान जो है पुलिस के लिए सरहद बना हुआ था। लगातार पुलिस की 13 टीमें थी जो उसके पीछे लगी हुई, और आज गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच को उस समय कामयाबी मिली जब दिल्ली के एलएनजेपी से उसे गिरफ्तार किया। खुद गाजियाबाद के एसएसपी मेरे साथ, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई, अगली कार्रवाई क्या रहेगी। ऐसे में ये भी उनसे पूछा जाएगा। सर, जानना चाहूंगा, उमेद पहलवान पिछले 3 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था, कभी यहाँ जाता कभी वहां जाता। आखिरकार गाजियाबाद की जो क्राइम ब्रांच है उसने गिरफ्तार किया, कहां से गिरफ्तार किया, अब तक कुछ पूछताछ निकल कर आया है? अभी पूछताछ की तो डिटेल्स नहीं आ पाई हमारे पास, लेकिन दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास एक लोकेशन से इसको गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उमेद पहलवान पर आरोप लग रहा है फेसबुक लाइव के दौरान झूठी जानकारी, पीड़ित को झूठ बोलने के लिए उकसाया, धार्मिक भावना आहत करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। लोनी कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। मारपीट का आरोपी गुलशन गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट का पूरा मामला है। अब्दुल समद से मारपीट का आरोप है। मारपीट का आरोपी गुलशन गिरफ्तार किया गया है। लोनी कांड में यहां पर एक और गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ। जितिन के समर्थकों ने उनका मौसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया, जिसके बाद जितिन प्रसाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पार्टी के नए नेता का स्वागत किया। संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अपने स्वागत से जितिन प्रसाद अभिभूत नजर आए तो पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। तो लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितिन प्रसाद का आज स्वागत किया। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने स्वागत किया। ये जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें
फूल मालाओं से बीजेपी ऑफिस में भी जोरदार स्वागत जितिन प्रसाद का किया गया। एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो तमाम जनहितकारी नीतियां और योजनाएं देश और प्रदेश में चल रही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे प्रबल सशक्त रूप से मेहनत करके जन जन तक पहुंचाने का जो कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, जितिन प्रसाद का लखनऊ आगमन और जोरदार स्वागत कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितिन प्रसाद को लेकर उत्साहित है। काफी बिल्कुल देखिए अनुपम, जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंच चुके हैं, पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो लगातार पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी दफ्तर पे प्रवेश के साथ ही उन्होंने मंदिर में टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद से तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अब भीड़ है कार्यकर्ताओं की, चूंकि उनके साथ कई जिलों के नेता भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। और पार्टी दफ्तर पर पहुंचने के साथ ही जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने उनका स्वागत किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें ये बताई कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया और चुनौतियां जो है वो 2022 के चुनाव को लेके हैं, इसलिए जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, उसको वो जन जन तक पहुंचाएंगे। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह वो अपना योगदान दे पाए। तस्वीर देखिए आप पार्टी कार्यालय के भीतर की, ये जो नजारा है ये पार्टी कार्यालय के भीतर का है, जहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ आए हुए थे। एयरपोर्ट से जगह जगह पे रोक के उनका स्वागत किया गया। अब पार्टी कार्यालय पे आने के बाद उन्होंने मंदिर में माथा टेकने के बाद पहले सदस्यता ली। हालांकि सदस्यता वो दिल्ली में ले चुके हैं, लेकिन चूंकि यूपी भाजपा और चूंकि यूपी से उनका गहरा नाता है, शाहजहांपुर से वो आते हैं, तो यूपी में ही उनको आगे भी काम करना है और 2022 की चुनौती को लेकर के भी उनको स्ट्रेटेजी अपनी तय करनी है। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से उनकी एंट्री हो रही है उस पर सभी की निगाहें थी। हालांकि उन्होंने बड़े सधे शब्दों में अपनी बात कही है, कम से कम आज पहले दिन, और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कुछ कयास लगाए जाए उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर के। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं वो, क्योंकि चुनौतियां अब आगे जिला पंचायत के चुनाव की हैं, जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत के चुनाव भी हैं और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इनसे इस बात को लेकर के भी है कि कम से कम शाहजहांपुर और उसके आसपास के बेल्ट में जो उनसे उनके जरिए पार्टी को फायदा हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से पहली चुनौती जो है वो इसी चुनाव की है, इसके बाद से 2022 के चुनाव को लेकर आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। हालांकि जो यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं वो खासतौर पर सीतापुर, हरदोई, इसके अलावा उसके आसपास के इलाकों से आए हुए हैं और लगभग जो मानना है यहाँ के लोगों का वो ये है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया है और शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से जितिन प्रसाद का लखनऊ में स्वागत किया गया है, बहुत बड़े जो कयास या जो अटकलें हैं कम से कम वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और जिसमें आज उनकी एंट्री कम से कम यूपी में हो चुकी है, लखनऊ पार्टी दफ्तर पे। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, समर्थकों से मिले हैं, बीजेपी ऑफिस के में स्वागत हुआ वहां पर। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया है। इसमें अखिलेश यादव को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और लोग अखिलेश को मुरलीधर बताने पर ऐतराज जता रहे हैं। बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं,
समाजवादी पार्टी की ओर से जारी वीडियो में अखिलेश को भगवान कृष्ण बताने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है कि एक तरफ श्री राम जन्मभूमि और मंदिर का विरोध और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की भक्ति, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि का विरोध, श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध, और दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति नहीं चल सकती। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं कौन क्या रूप धारण कर रहा है। मुझको लगता है कि मानवीय स्वरूप सबसे बेहतर है। उधर समाजवादी पार्टी के विवादित वीडियो को लेकर कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने अखिलेश से माफी मांगने की बात कही है तो पीएसपी ने कहा कि इससे बीजेपी को एक मन मुताबिक मुद्दा मिल गया है। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक भावनाओं से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं जनमानस में ठेस पहुंचाती हैं, गलत संदेश पहुंचाती। क्या श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण से ऊपर है कि उन्होंने उनका रूप रख लिया? इनको अहंकार हो गया है, इतना अहंकार हो गया है कि ये अपने आप को भगवान जैसा समझने लगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी इसको लेकर माफी मांगे। सपा ने भाई अखिलेश को स्थापित करने के लिए जो कार्य किया वो उनका कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण से, राम से तुलना करने से भारतीय जनता पार्टी को ही एक मुद्दा मिलेगा और ऐसा करके सपा एक बार फिर भाजपा के पिच पे खेलने की गलती कर रही है। वहीं एसपी के विवादित वीडियो पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। बीजेपी को पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा, नदी के किनारे लाशों को नोचते हुए जानवरों का जवाब देना होगा, यहाँ पे बेरोजगारी से परिवार की हुई आत्महत्या का जवाब देना होगा, यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा, किस तरह से यहाँ पे आस्था में चोरी हुई। भारतीय जनता पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा। वो समाजवादियों को विकास के रास्ते से नहीं भटका सकती। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रोहनी, शारदा और सरयू नदी में आई बाढ़ से तटीय इलाकों में परेशानी काफी बढ़ गई है। कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 3 तस्वीरें हम आपको सामने अभी दिखाएंगे। आपको इन 3 तस्वीरों को आप देखिए, बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये 3 तस्वीरें सीतापुर, बहराइच और गोरखपुर की ये 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्टीमर सरकारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। यहां पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड की तमाम नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। नदियां उफान पर है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग सहमे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अलकनंदा नदी की है जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दूसरी तस्वीर हरिद्वार की जहां पर गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तीसरी तस्वीर चमोली की आप देख रहे हैं जहां पर मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर नदी उफान पर है, जिससे तमाम घाट डूब गए हैं। उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बनी हुई है। बारिश से नदियां उफान पर हैं तो टिहरी में बारिश के चलते हाईवे 58 बाधित हो गया है। कोडियाला तोताघाटी के बीच में मलबा और बोल्डर आने से रोड बंद हो गई है। जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश के चलते मलबा हटाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं।
ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH 94 ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश से BRO की कार्यप्रणाली और कार्यदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम चंबा के पास जो टनल यहाँ पर बनाई गई है उसके पास जो बाईपास रोड है वहाँ खड़े हुए और बड़ा हिस्सा जो है इस रोड का एक टूट चुका है। कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है कार्यदायी संस्था की उस पर सवाल उठते हैं और अब देखा जा रहा है कि जो सड़क के दूसरी ओर जो मकान है उन्हें भी खतरा यहाँ पर पैदा हो गया और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार प्रशासन से BRO से इसकी शिकायत करी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब जो इन मकानों को खतरा हो गया और सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है तो सड़क का लगातार दरारें बढ़ रही है और टूट रही है और इससे स्थानीय जो लोग हैं इनको भी खतरा पैदा हो गया है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 चंबा टेहरी। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।